हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसकी पासपोर्ट वैल्यू से लोग कांपते हैं, उसी देश को दो छोटे अफ्रीकी देशों ने ऐसा जवाब दे दिया है कि वॉशिंगटन की सियासत भी सन्न रह गई है। कैमरे के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बस एक सीधा फैसला और अमेरिका की पूरी ट्रैवल पॉलिसी ही उलट गई। माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी ट्रैवल बैन का वही जवाब दिया जो अमेरिका दुनिया को देता आया है। अब सवाल सिर्फ ट्रैवल का नहीं है, सवाल है ताकत, सम्मान का और उस ग्लोबल सिस्टम का जो चुपचाप बदल रहा है। अब इस पूरी खबर को जमीन से समझते हैं। जून 2025 में ट्रंप प्रशासन ने एक नया ट्रैवल बैन प्रोग्राम लाया और सेफ्टी को इसका मकसद बताया गया। कहा गया कि ये देश क्राइम के लिए हाई रिस्क है। उस समय यह खबर ज्यादा शोर नहीं मचा पाई क्योंकि दुनिया पहले से ही कई सारे क्राइसिस में उलझी थी और उस समय सबसे बड़ा क्राइसिस ट्रंप के नए टैरिफ को लेकर चल रहा था। लेकिन नवंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी में एक घटना हुई। थैंक्स गिविंग के मौके पर एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप लगा कि उसने 2 नेशनल गार्ड पर फायरिंग की है। और बस यहीं से कहानी यू टर्न लेती है। ट्रंप का बयान आया कि मौजूदा बैन काफी नहीं है और 16 दिसंबर को इस बैन को एक्सपांड कर दिया गया और अब इस लिस्ट में करीब 19 देश थे और इनमें से 12 अफ्रीका से थे। नाइजर, माली और बुर्किना फासो को सबसे ऊपर रखा गया। ऐलान साफ था, 1 जनवरी 2026 से इन देशों के नागरिक अमेरिका में एंट्री नहीं कर सकेंगे। अमेरिकन ऑफिशियल का तर्क ये था कि साहेल रीजन यानी कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो इस समय दुनिया के सबसे अस्थिर इलाके हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा गया कि वैश्विक आतंकवाद से होने वाले 25% से ज्यादा क्राइम इन्हीं इलाकों से होते हैं। पहले से ही अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी थी। बाहर से देखने में ये सब कुछ लॉजिकल लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लॉजिक से ज्यादा अहमियत सम्मान और बराबरी को दी जाती है और यही बात इन देशों को चुभ गई। और सबसे पहले प्रतिक्रिया आई नाइजर से। पिछले हफ्ते ही नाइजर ने साफ शब्दों में ये कहा कि हमारे नागरिक अमेरिका नहीं जा सकते, तो अमेरिकी नागरिक भी नाइजर नहीं आएंगे। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं था, बल्कि एक कठोर और कानूनी फैसला था। अमेरिका ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि नाइजर को अक्सर एक कमजोर देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन यही अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी। 30 और 31 की रात को इस कहानी में एक नया मोड़ आया। माली की विदेश मंत्रालय ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और शब्द बहुत ही सीधे थे। कहा गया कि अमेरिका ने बिना किसी सलाह और चर्चा के फैसला लिया। माली अमेरिकी सुरक्षा तर्क को खारिज करता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत रेसिप्रोसिटी यानी कि बराबरी के सिद्धांत पर अमेरिकी नागरिकों पर भी तुरंत ट्रैवल बैन लगाया जाता है। बुर्किना फासो ने भी बिल्कुल यही लाइन अपनाई। कोई डिप्लोमेटिक घुमाव नहीं, कोई सॉफ्ट भाषा नहीं। साफ कहा गया कि जो हमारे साथ हुआ वही अब आपके साथ होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 31 दिसंबर को हेडलाइन लगाई कि माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकन पर ट्रैवल बैन लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सब अचानक हुआ तो जरा पीछे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने 11 अफ्रीकी देशों पर वीजा बैंड प्रोग्राम लगाए थे। मतलब अगर कोई अमेरिकी बिजनेसमैन या टूरिस्ट उन देशों में जाना चाहता है तो उसे 5 से लेकर 10,000 अमेरिकी डॉलर का बैंड जमा करना पड़ता। माली ने भी उसी समय जवाब दिया था कि अमेरिकन पर भी वही नियम लागू होंगे। कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने माली को उस लिस्ट से हटा दिया, लेकिन इस बार मामला अलग था। अब यह बैन नहीं था, अब यह सीधा एंट्री बैन था। और इस बार माली, बुर्किना फासो और नाइजर पीछे हटने वाले नहीं थे। दोस्तों, अब यहाँ एक पैटर्न को समझिए। जो देश अमेरिका की बात मानते हैं उन्हें इनाम मिलता है। लाइबेरिया ने एक गलत तरीके से डिपोर्ट किए गए माइग्रेंट को वापस लेने का समझौता किया। नतीजा ये हुआ कि उनके नागरिकों के लिए अमेरिकी वीजा की वैधता 12 महीने से बढ़कर 36 महीने कर दी गई।
लेकिन माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने झुकने से इनकार कर दिया और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभी। अब इन देशों को सिर्फ एक गरीब और अस्थिर देश समझना सबसे बड़ी गलती होगी। माली देश की आबादी करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। 2020 और 2021 में वहां सैन्य तख्ता पलट हुए। फ्रांस को बाहर कर दिया गया, जो वहां दशकों से प्रभाव जमाकर बैठा हुआ था। रशिया की वॉगनर यूनिट, जिसे अब अफ्रीका कोर कहा जाता है, उसे बुलाया गया। बुर्किना फासो में 2022 में तख्ता पलट हुआ। वहां की लीडरशिप को एक युवा जनरल इब्राहिम ट्राओर के हाथ में दी गई, जो खुलकर रशिया और चीन के साथ खड़ा था। वहीं नाइजर ने भी 2023 में तख्ता पलट के बाद अपने यूरेनियम एक्सपोर्ट को रशिया की तरफ मोड़ दिया और इन तीनों देशों ने ECOWS ग्रुप को छोड़ दिया और एक नया ग्रुप बनाया, जिसे नाम दिया गया अलायंस ऑफ साहेल स्टेट। आज ये देश रूस से हथियार और ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन से सड़कें, रेल लाइनें और माइनिंग प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। यूएई के साथ गोल्ड ट्रेड हो रहा है। तुर्की से ड्रोन आ रहे हैं और सबसे अहम बात, अमेरिकी और फ्रेंच मिलिट्री बेस अब बंद हो चुके हैं। पश्चिमी प्रभाव जो दशकों से यहाँ था, अब तेजी से खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे अमेरिका की हार क्यों कहा जा रहा है। पहली बात, सुपर पावर की छवि को सीधा झटका लगा है। ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन छोटे सैन्य शासन करने वाले देश भी अब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये पॉलिसी खुद अमेरिकन पर भारी पड़ रही है। बिजनेसमैन, टूरिस्ट और NGO वर्कर्स अब इन देशों में नहीं जा पाएंगे। तीसरी और अहम बात कि अब इसका असर एविएशन और टूरिज्म इंडस्ट्री पर साफ दिखने लगा है। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही कई अमेरिकन एयरलाइंस ने वेस्ट अफ्रीका रूट्स की फ्लाइट को कैंसिल किया या फिर टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। वजह साफ है कि जब ट्रैवल बैन लगता है तो सिर्फ लोग नहीं रुकते, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। होटल बुकिंग गिरी, टूर ऑपरेटर्स ने पैकेज वापस लिए और अमेरिका से आने वाला टूरिस्ट फ्लो अचानक सूखने लगा। और ये सिर्फ माली या बुर्किना फासो की इकोनॉमी को सीधा नुकसान नहीं था, बल्कि अमेरिकन एविएशन और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी भारी झटका है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही एग्जाम्पल काफी होता है। आज माली और बुर्किना फासो ने जो किया, कल कई और देश करेंगे। अगर कोई यूरोपीय देश अमेरिकी दबाव के बावजूद रशिया से डील करता है या अमेरिका का कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल होता है, तो ये उसी चैन का हिस्सा होगा। दुनिया अब एक देश पर भरोसा नहीं करना चाहती। फैसले अब डर से नहीं, फायदे और सम्मान से लिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह खबर सिर्फ 2 अफ्रीकी देशों की है या फिर आगे आने वाले समय की झलक है। क्या अमेरिका सच में कंट्रोल खो रहा है या सिर्फ ये एक शुरुआत है।